A very good afternoon to all of you, class. Good afternoon, Am I sir. audible? Good afternoon, Amarjeet. How are सर you क्या all? हो गया था? क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। हाँ, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, कुछ सर्वर इशू था, मैम ने बताया अभी। ओके, सो कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून नाइस सर, आप कैसे हो? गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ। बहुत टाइम बाद आपकी क्लास में आ रहा हूँ आज मैं, 3-4 दिन बाद आई थिंक। गुड आफ्टरनून। ओके क्लास, सो यस, प्रीवियस क्लास में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट चल रहा था, ठीक है, और कैपिटल मार्केट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, और लास्ट जो हमने छोड़ा था वो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी अपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबने ज्वाइन कर लिया है? न्यू स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स कम लग रहे हैं, लिंक सही से नहीं पहुंचा है क्या अभी तक भी बच्चों के पास? सर वो स्टार्टिंग में इश्यू दिखा रहा था, लेकिन अभी तो ठीक हो गया। हो सकता है कि सबका लेट हो। अभी कुछ कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे ना। गुड आफ्टरनून कनिका, सबको गुड आफ्टरनून। पहले आपको गुड आफ्टरनून बोल दूं मैं तसल्ली से। गुड आफ्टरनून क्लास, सबको गुड आफ्टरनून बोल दिया मैंने। प्लीज आप अब आगे फोकस करते हैं अपने टॉपिक्स पर, ठीक है। यस, तो प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो हमने डिपॉजिटरीज के बारे में बात की थी, अपनी एनडीएसएल के बारे में और सीडीएसएल के बारे में। उसके साथ साथ मैंने डिस्कशन किया था कि आर्बिट्रेज क्या होता है और हेजिंग क्या होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी, ठीक है, कि आपके स्टॉक मार्केट में आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक बार बोल दीजिए। हाँ, वो तो मुझे आपसे पूछनी है ना क्लास। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA के बारे में मैंने आपसे कहा था कि आप करके लाएंगे, सो आप करके लाए। मैंने आपसे कहा था कि आपको पढ़कर आना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, और एंड आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आनी है। मैंने आपको बताया था क्राइसिल के बारे में, केयर के बारे में आपको पढ़ना था, इकरा के बारे में, और इकरा के बारे में, S&P के बारे में बोला था मैंने आपको, मूडीज, फिच। करा आपने ये? हाँ, तो आज मैं न्यूज पढ़ना शुरू करूंगा। यस, सोनाली श्वेत पद्मा, सोनाली श्वेत पद्मा, सोनाली आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे क्राइसिल के बारे में। सोनाली, आप सुन रहे हैं? हाँ जी सोनाली, बताइए क्राइसिल के बारे में आपने पढ़ा है? व्हाट इज क्राइसिल, क्या करती है क्राइसिल? कीरत बताएगा। कीरत, कीरत आप बताइए। रेटिंग एजेंसी है, वाओ गुड। कीरत रेटिंग एजेंसी तो है, लेकिन रेटिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ विच थिंग, कैसे रेटिंग? रेटिंग एजेंसी तो ये सारे ही हैं, केयर, क्राइसिल। रूपल जुनेजा, आप बताइए। रूपल, रूपल आप बताइए मुझे सिबिल के बारे में। रूपल जुनेजा, आज सबकी क्लास लगेगी ऐसे ही, क्योंकि आप सब ना जो बोलते नहीं है उन सब का मुझे देखना है। कनिका आप अभी एक बार रहने दीजिए, अभी मैं और बच्चों से पूछ लूं, ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस तो करूंगा ही। रूपल, आर यू देयर? क्योंकि आज तो मुझे टॉपिक फिनिश ही करना है। रूपल, आपके आज फर्स्ट क्लास है?
ओके, बट शायद आपने, मे बी मुझे अगर याद है जितना, शायद आप प्रीवियस क्लास में भी थे। इफ इट्स ओके, इफ इट्स योर फर्स्ट क्लास देन ओके ओके, सॉरी। चलिए कोई नहीं। शालीन, आप प्रीवियस क्लास में थे? रूपल, आज आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी क्योंकि इट्स एंड ऑफ द टॉपिक, सो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। दिक्कत बहुत सारी होगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई बात नहीं, जब फ्रेश टॉपिक होगा तो आपको समझ आने लगेगा। यस, पी भारनी, आप बताइए अबाउट दिस सिबिल, बताइए व्हाट इज सिबिल? सिबिल क्या है? पूरी क्लास में सन्नाटा है। किसी क्लास में, मतलब कोई भी बच्चा आप में से सही से पढ़ के नहीं बैठा है क्या? ऋषिका लोहिया, आप बताइए सिबिल। ऋषिका, नहीं पता। सिबिल इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और व्हाट? सिबिल इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और व्हाट? सर हाँ जी ऋषिका। सर मेरे लास्ट क्लास में मेरे वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सो यू आर नॉट देयर इन लास्ट क्लास। तो नो आपकी सर आई ऋषिका, जॉइन। अगर अगर आपकी क्लास मिस हो गई थी तो आपकी यूट्यूब पर ही अपलोड थी। एटलीस्ट आप प्लीज, मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी क्लास कोई मिस कर देता है उसे एक बार यूट्यूब पर जाकर आप देख लिया करो ना, क्योंकि आपको थोड़ा तो आइडिया यस लग ही सर, जाएगा। नेक्स्ट और जो टाइम। यहाँ डिस्कशन, नेक्स्ट चलिए टाइम। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। प्रीति शेखावत, प्रीति शेखावत, सिबिल आपकी क्रेडिट रेटिंग रेटिंग एजेंसी में आएगी या नहीं आएगी, ये बताइए मुझे। दिव्यांश मल्होत्रा, यस सर इट इज। पी भारनी, यस। कोई बात नहीं रेणुका, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास, आप एक बात बताओ, आप पढ़कर क्यों नहीं आए हो? मैंने आपको बोला था ठीक है मैं पीडीएफ दे दूंगा या मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको मैंने जब बोला है किसी काम के लिए तो आप करते क्यों नहीं हो उस चीज को? आप क्यों इतना इग्नोरेंस करते हो चीजों को लेकर कि आपको पढ़ा तो दिया जाएगा ही, हम खुद से कुछ ना करें। एंड आफ्टर दैट अगर आपसे कुछ बातें कही जाती हैं तो फिर आपको ये भी पता है कि स्पून फीडिंग आपको, स्पून फीडिंग ये आपको चाहिए होती है ना। करते हैं रेणुका, कुछ करते हैं, बाकी कुछ तो आज ऐसे ही डम्ब होकर बैठे हुए हैं एकदम, जैसे कुछ नहीं आता इन्हें, या ये बातें बताई नहीं गई हो कि आपको करनी है नहीं करती करनी। आज आई थिंक मंडे ट्यूसडे क्लास हुई थी और आज फ्राइडे को क्लास हो रही है आपकी। 3-4 दिन का आपके पास टाइम था, आपसे 4-5 चीजें एक बार गो थ्रू नहीं हुई। दिस इज नॉट गुड थिंग क्लास। आई डोंट वांट टू से, बट मुझे ये लगता है कि आप सब खुद से ना इतने डिपेंडेंट हो, इतने it's okay Preeti, if you have a fever and you are not having the class, taking the class, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। टाइफाइड हो रखा है, आप अपना रेस्ट कीजिए, बाद में आप लेक्चर्स देख लीजिएगा जब आपको आपकी सेहत ठीक लगे। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी तो है ना, बाकी स्टूडेंट्स का क्या हाल है? पायल, पायल आप बताइए। क्या ही फायदा इतना सब कुछ बताने का ना आपको क्लास। पायल आप बताइए, सिबिल आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है या नहीं है? इट इज, सीरियसली?
आप सब भेड़ चाल तो नहीं बन जाते हो कि एक ने हाँ किया है तो दूसरा भी हाँ कर देगा? आई एम आस्किंग अबाउट सिबिल. I'm asking about Sibyl, not Chrysel. Payal. Yes, Gaurav. Good. क्लास देखो, दिस इज नॉट गुड थिंग. मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगर मैं किसी बात को बोलूं, मैं पढ़ा तो दूंगा ही यहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट अगर आपसे बोला जाता है तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उसकी रखा करो अपने पास, ठीक है? क्योंकि बहुत सी चीजें स्किप हो जाएंगी, फिर आप सोचोगे कि सर ने ये कराई नहीं है, जिसमें कि मैं बोल देता हूँ लेकिन आप नहीं करते हो. मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो मैं ही कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं. यस, सो देखिए, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, सुनते चलिएगा. मेरे हिसाब से तो साउंड सबको ऑडिबल होगा. मेरा साउंड कट रहा है क्या? वॉइस आ रही है सबको? क्लियर है? यस, पायल आप कनेक्शन चेक कीजिए प्लीज. आई थिंक इट्स क्लियर. यस. चलिए, सो हम क्लास बात कर रहे थे अपनी स्टॉक मार्केट की, ठीक है? स्टॉक मार्केट पे बात हो रही थी, और स्टॉक मार्केट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी था. स्टॉक मार्केट्स आपको क्या करती है, अलाउ करती है सेलर्स को या इन्वेस्टर्स को कि वो अपने शेयर्स को क्या करें, बाय और सेल करें, ठीक है? जितनी भी आपकी ट्रेडेड कंपनी है, या फिर आप ये कह सकते हो सेबी के थ्रू रेगुलेटेड और पूरी तरीके से एलिजिबल कंपनी है उनको, ठीक है? स्टॉक मार्केट के बारे में लिखा भी है यहाँ पर, दे आर वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एरियाज ऑफ द मार्केट इकोनॉमी एज दे प्रोवाइड कंपनीज विद द एक्सेस ऑफ द कैपिटल एंड इन्वेस्टर्स विद द स्लाइस ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी एंड द पोटेंशियल ऑफ गेन्स बेस्ड ऑन द कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस. और जनरली होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में इन्वेस्टर्स उस कंपनी को देखते हुए, जो कंपनी आपकी जो शेयर बेच रही है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए शेयर को सेल एंड परचेज करते हैं, क्योंकि ये फैक्टफुल है. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर में क्या पता वो कंपनी डिक्लाइनिंग मोड पर हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस आपके लिए अच्छी है या फिर बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है इन फ्यूचर ऑल्सो. तो दोनों ही तरह की सिचुएशन रहती है. तो स्टॉक मार्केट के बेसिस पर जहां पर हम एक्सचेंज करते हैं अपने स्टॉक को शेयर्स में, तो जनरली होता क्या है, दो टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो मैंने आपको बताए थे. आई टोल्ड यू कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें, वर्ल्ड लेवल पर जो आपका फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था वो NYSE था, ठीक है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था. और जो एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बना था वो BSE बना था, मैंने बताया था आपको. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मोनोपोली थी, क्योंकि मैंने बताया था कि जब एक ही चीज की बस एक ही चीज हो, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ था, तो आपकी मोनोपोली किसी भी चीज का अगर कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मोनोपोली में रहता है. जैसे रेलवे की मैंने एग्जांपल दिया था आपको. तो सेम एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इस मोनोपोली को हटाने के लिए आपका क्या बना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना, NSE बना था, ठीक है? तो NSE को आपका बनाया गया. NSE आपका फाउंड हुआ था, इट इज 1992 में. इसका ईयर याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है. और it was organized as a stock exchange by SEBI under the Securities Contracts Regulation Act 1956. देखिए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के थ्रू ये बनाया गया था, और इसका ऑपरेशन हुआ, मतलब ये ऑपरेशनल कब हुआ था, 1994 में. क्लियर? आफ्टर दैट इसके जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD और CEO जो हैं इसके NSE के, वो आपके विक्रम लिमाये हैं, ठीक है? विक्रम लिमाये, आप एक बार देख लेना. वैसे नाम ये अभी तक मेरे ख्याल से यही चल रहा है, ठीक है? हाँ, निफ्टी 50 NSE में मेजर होता है रेणुका. अभी मैं आ रहा हूँ उस चीज पर, वैसे हमने प्रीवियस क्लास में इस पे बात की भी थी, ठीक है? एक्चुअल में NSE क्या करता है, NSE इट वाज द फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया टू प्रोवाइड द फुली कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग. NSE is one of the pioneers in technology and innovation which ensured the high-end performance of its system. The exchange supports more than 3,000 VSET terminals और साथ के साथ making the NSE the largest private wide area network in the country. होता क्या है, ये अगर हम बात करें, BSE ना ऑटोमेटेड नहीं था. BSE जब बना था तो BSE मैनुअल ज्यादा था, लेकिन NSE जो है वो ऑटोमेटेड है.
एनएससी में हाई टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। एनएससी में जो आपकी ब्लू चिप्स कंपनी है, मैंने आपको बताया था ब्लू चिप्स कंपनी जो कि मतलब हाईली स्कोपफुल और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है, रैंकिंग वाइज हाई है, ऐसी टोटल आपकी 50 ब्लू चिप्स कंपनी एनएससी में आती है। एंड आई टोल्ड यू कि एनएससी में आपकी जो सेंसेक्स होता है, एनएससी में जो आप जिस इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हो, जैसे बीएससी में सेंसेक्स था, ऐसे ही एनएससी में आपका जो इंडेक्स है जिससे कि आप अप्स एंड डाउन्स मेजर करते हो शेयर्स का, वो इंडेक्स कहलाता है निफ्टी। और निफ्टी 50 वर्ड यहाँ पर ब्लू चिप्स कंपनी के लिए, और निफ्टी आपका इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स के थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अप्स एंड डाउन्स को मेजर करते हैं। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखिएगा, इट इज ऑटोमेटेड सिस्टम मेक्स इट मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू द बीएससी। ठीक है, बीएससी से बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड सिस्टम पे वर्क करता है, इसीलिए बीएससी से क्या है, रिलायबल है एनएससी। क्लियर, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, द नेक्स्ट थिंग इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका फाउंड हुआ, दैट वाज ऑफ 9 जुलाई 1875 में। ठीक है, 9 जुलाई 1875 में इसको बनाया गया था। एशिया द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, जैसा मैंने बताया 1875 में ये बना। उसके साथ साथ इसको जिसने फाउंड किया था, दैट वाज द प्रेमचंद रॉयचंद ऑफिशियली, जिन्होंने इसको फाउंड किया था। किस एसोसिएशन के थ्रू, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। ठीक है, और इसका नाम बाद में बदल के क्या रख दिया गया था, बीएससी रख दिया गया था। Also the world's fastest exchange with a median trade speed of 6 microseconds. जनरली अगर देखा जाए तो शेयर्स की ट्रेडिंग जो करता है कितने में, 6 माइक्रोसेकंड्स में ये शेयर्स की ट्रेडिंग कर देता है, फास्टेस्ट है। The Indian government recognized it officially as per the Security Contract Regulation Act in August 1957. आपका जो गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया था, रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली कराया था, वो कब कराया था, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इन अगस्त 1957 में। ठीक है, the BSC joined the United Nations Sustainable Stock Exchange Initiative in 2012. एक्चुअल में BSC ने ज्वाइन कर लिया था किसको, यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएटिव एक स्टार्ट हुआ था, इस पे आपको फोकस नहीं करना 2012 में। अभी जो इसके आपके एमडी और सीईओ हैं बीएससी के, वो है आपके श्री आशीष कुमार चौहान। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे मोस्ट वांटेड जो आपका इंडेक्स है बीएससी में शेयर्स के अप्स एंड डाउन्स को मेजर करने के लिए, दैट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स इज फॉर सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स बेस्ड ऑन किसके है, 30 कंपनीज के। हम देखा जाए ना तो बीएससी में आपकी ब्लू चिप्स कंपनी जो है वो 30 मेन ब्लू चिप्स कंपनी है, उसके बाद भी है कुछ ऐसी कंपनीज है। देखिए क्लास, आपको अगर पता होना तो हमारी कुछ कंपनीज, अगर हम पीएसयू में बात करते हैं तो आपने शायद वर्ड सुने होंगे, मिनी रत्नास, महारत्नास के नाम सुने होंगे, नवरत्नास का नाम सुना होगा। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपकी मिनी रत्नास, महारत्नास और नवरत्नास के बेसिस पर भी किसमें आती है, बीएससी में आती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आती है। ठीक है, मैं एक क्लास लूंगा मिनी रत्नास एंड महारत्नास, जिसमें मैं बताऊंगा आपको, तो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन ये, हाँ रेणुका कुछ कह रहे हैं आप, नहीं? ठीक है, सो जनरली होता क्या है, हाँ ओएनजीसी जिस तरीके से है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, इस तरीके से ही कंपनीज है, मिनी रत्नास एंड महारत्नास। एआई आपकी ले लो। ठीक, तो होता क्या है कि इसमें इंडेक्सेस जो है, इंडेक्स जो है वो सेंसेक्स तो सबसे फर्स्ट वन है, लेकिन अनदर इंडेक्सेस भी हैं, जैसे बीएससी 100 है जो कि बेस्ड ऑन 100 कंपनीज पर है। ये 100 कंपनीज कौन से, आपको इन पे फोकस नहीं करना है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ज्यादातर बीएससी में कंपनीज वही हैं जो ब्लू चिप्स का टैग ले चुकी हैं या ब्लू चिप का टैग उनके पास है। ठीक है, फिर बीएससी एक 200 भी है जो कि बेस्ड ऑन 200 कंपनीज है। डॉलेक्स, दैट इज बेस्ड ऑन डॉलर वैल्यू, बीएससी 200 कंपनी। डॉलेक्स मतलब जो आपकी डॉलर्स में अप एंड डाउन शेयर्स का देखती हैं, वो डॉलेक्स में आती है। ऐसे बैंकेक्स है जो कि बेस्ड ऑन शेयर्स ऑफ बैंक्स ओनली है। ऐसे रियलिटी इंडेक्स है बेस्ड ऑन शेयर ऑफ रियल एस्टेट, जो कि रियल एस्टेट की कंपनीज है, वो रियलिटी इंडेक्स के थ्रू मेजर करवाती हैं बीएससी में। और ऐसे ही सेंसेक्स जो कि सेंसिटिव इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ बीएससी है। ठीक है, जनरली होता क्या है इन सब इंडेक्सेस में, देखिए कुछ अनदर इंडेक्सेस भी जिनको आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि पेपर में अगर पूछा जाएगा तो एनएससी और बीएससी से पूछा जाएगा, बाकी आप चीजों पर इतना ज्यादा मत फोकस करिएगा। क्योंकि सच बताऊं, आप कुछ चीजें जैसे कि लोग ये सीए वाले जो लोग हैं ना, सीए के जो हैं, सीए में ये चीजें कुछ कुछ एक्स्ट्रा हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी हैं, उनको फोकस करने की जरूरत नहीं है। जितना बैंकिंग के लिए रेलेवेंट है वो मैं सारा आपको बता देता हूँ। ठीक है,
चलिए उसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट थिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्लास ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, बस यहाँ पर मैंने उस दिन क्लास में पीडीएफ नहीं था इसका, तो आपका पीडीएफ अब मैंने बना लिया है आगे का। सो देखिएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरए हैं क्या। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्चुअल में जितना भी हमारा अप्स एंड डाउन्स होता है क्रेडिट्स का, उनको रेटिंग्स देती हैं कि कितना ज्यादा कितना अप हुआ है कितना डाउन हुआ है, ठीक है, वो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती हैं। और जनरली ये आपका बोरोइंग मनी पर भी लैंडिंग मनी पर भी दोनों के बेसिस पर करती हैं, या इंडिविजुअल बेसिस भी मान लो, कॉर्पोरेशन बेसिस भी मान लो, स्टेट और प्रोविंशियल अथॉरिटी बेसिस, या कोई भी आपके गवर्नमेंट बेसिस पर भी ये क्या करती हैं, रेटिंग्स देती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के बेसिस पर जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सीआरए हैं, जैसे कि मैंने नाम बोले थे क्राइसिल का और निकरा का, केयर का, ठीक है, इकरा का, ये आपकी इंडिया के बेसिस पर थी। जबकि हम वर्ल्ड बेसिस पर अगर बात करें तो वर्ल्ड बेसिस पर लाइक आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर बोला मैंने, मूडीज बोला था, फिच बोला था। तो अगर बात करें ना वर्ल्ड बेसिस पर, हाँ ये एनालाइज करती हैं कंपनीज को, उनकी रेटिंग्स देती हैं। रेटिंग्स के साथ साथ जैसे अब मैं ये बोल रहा हूँ ना मूडीज और एसएनपी और फिच, ये आपकी कुछ ऐसी रेटिंग एजेंसी हैं जो कि ना जीडीपी लेवल पर भी आपकी रैंकिंग करती हैं। जीडीपी ले लो, पॉलिटिकल लेवल पर भी ले लो, इवन एनवायरमेंट बेसिस पर भी, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई बेसिस पर भी ये क्या करते हैं, रेटिंग्स देती हैं। तो ऐसी कुछ आपकी जो कंपनीज है या फिर आपकी रेटिंग एजेंसी है जो कि आपकी जनरल मैं बात करूं तो 4 आपकी मेन वन आपको पढ़नी है, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी रखी हैं जिनका सेबी के थ्रू रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो देखिएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनीज होती हैं दैट रेट्स द डेब्टर्स, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ। What are the credit rating agencies? A credit rating agency is a company that rates the debtors on the basis of their, हाँ जी अमरजीत, आवाज धीरे धीरे आ रही है। अमरजीत मेरे को जितना लग रहा है किसी और बच्चे ने तो इशू नहीं किया, आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क देखिए प्लीज। क्लास आपको भी सबको धीरे आ रही है क्या? बाकी क्लास इज देयर एनी इशू? नो। अमरजीत सब पूरी क्लास बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, कोई इशू नहीं है। सो प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, कनेक्शंस, ठीक है। So credit rating agency is a company that rates the debtors on the basis of their ability and pay back their interest and loan amount on time. The profitability of them defaulting. होता क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जनरली जो फंक्शन अपना परफॉर्म करती हैं वो किस पे करती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स डेब्टर, जो कि पे बैक किया जाता है विद इंटरेस्ट। यानी कोई भी कंपनी कितने अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जो भी लैंडिंग और बोरोइंग हो रही है उस पर इंटरेस्ट रेट अपना प्रॉपर दे रही है नहीं दे रही है, इन सब पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वर्क करती हैं। CRA were set up to provide independent evidence and research-based opinion on the ability and willingness of the issuer to meet debt service obligation, quintessentially attaching a probability of the default of a specific instrument. Generally, इनके जैसे मैंने आपको instruments बता रखे हैं सारे, उन सब instruments को लेकर ये क्या करते हैं, सारे obligations को लेकर कि क्या कंपनी दे रही है क्या नहीं दे रही है, क्या दिक्कतें फेस ऑफ कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, उन सब की बेसिस पर अपनी क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एविडेंस देती है रेटिंग के थ्रू, ठीक है। Credit rating agencies in India came into existence in the second half of the 1980. जनरली 1980 के सेकेंड हाफ में ये आई थी। उसके साथ साथ इन इंडिया सीआरए आर रेगुलेटेड बाय द सेबी रेगुलेशन 1999। 1999 का आपका एक रेगुलेशन एक्ट बना, दैट इज द सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट, जिसके थ्रू आपका ये आपकी सारी जो सीआरए थी किसको सौंपी गई, सेबी को सौंपी गई थी, ठीक है, 1992 में। तो हुआ क्या, देखिए अब ये सेबी के थ्रू जो आपकी सीआरए हैं ये कौन कौन सी हैं और एक्चुअल में सेबी इनको डिटेक्ट कैसे करवाता है, ठीक है। Generally, Security Exchange Board of India tightened the disclosure standards for the rating agencies by assigning ratings to companies and their debt instrument. होता क्या है कि सेबी जनरली सारे स्टैंडर्ड डिस्क्लोज करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को जब भी उनको रेटिंग के लिए अप्लाई करवाता है। साथ के साथ द रेगुलेटर डायरेक्टेड दैट, मतलब कहने का ये है कि सेबी उनको एक पैरामीटर्स देता है कि आपको इस बेसिस पर रेगुलेट किया जाएगा। तो हर कंपनीज, हर आपकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पर अपने आप को
पूरी तरीके से अवेयर करती हैं कि हम इन्वेस्टर्स को किसी भी हद तक जाने ना दें। कहने का मतलब ये है कि उनको हर कंडीशन से फुलफिल करें, ठीक है। The regulator directed that rating agencies must now disclose the liquidity position of a company being rated, और साथ के साथ अगर कोई भी ऐसा उन्हें एक दिया हुआ है पैरामीटर, तो रेटिंग एजेंसीज उसको पूरी तरीके से फॉलो अप करती हैं जिससे उनको रेटिंग दी जाएगी। If the rating is assigned on the assumption of the cash inflow, the agencies would need to disclose the source of funding. Generally, अगर कभी भी ऐसा होता है कि रेटिंग उनके कैश इनफ्लो से रिलेटेड करती है, किसी कंपनी की कैश से रिलेट करती है, तो एक्चुअल में कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने सारे सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेबी ने दिया हुआ उनको कम के शेयर्स रेगुलेशन के लिए, जैसे मैंने बताया था ऑथराइज्ड कैपिटल, तो दिया हुआ कम है लेकिन कंपनी कर रही है ज्यादा के शेयर्स, तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है सेबी को कि एक्चुअल में ये इतना अमाउंट आया कहां से है, ठीक है। उसके साथ साथ रेटिंग एजेंसीज मस्ट डिस्क्लोज देयर रेटिंग हिस्ट्री एंड हाउ द रेटिंग्स हैव ट्रांजिशनड अक्रॉस कैटेगरीज। जनरली रेटिंग एजेंसी साथ के साथ पूरी हिस्ट्री भी डिटरमाइन करते हैं कि प्रीवियस ये था, एग्जिस्टिंग ये है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट ऐसे मूडीज फिच करते हैं तो बताते हैं ना कि प्रीवियस हमने ये बताया था कि एस्टिमेट इतना होना चाहिए लेकिन अभी हाल में इतना है। तो जितनी भी कैटेगरीज बनती हैं उन सबका प्रीवियस और अभी एट प्रेजेंट कितना है ये सब बताया जाता है। साथ के साथ क्रेडिट रेटिंग फर्म्स विल आल्सो हैव टू एनालाइज द डिटोरेशन ऑफ द लिक्विडिटी एंड आल्सो चेक फॉर असेस लायबिलिटी मिसमैच। और अगर ऐसा कभी भी मिसमैच होता है, मान लो कंपनीज ने, जैसे शेयर्स का मैं बता रहा हूँ, फ्रॉडुलेंस होता है, तो उसके लिए भी कौन देखरेख करता है? सीआरए करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ सेबी का डिटेक्शन था फॉर द सीआरए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए छोटा छोटा सा मैंने इनके बारे में लिखा है, आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगेगा तो आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने जो लिखा है यहाँ पर आप उसको देखिए। होता क्या है कि क्राइसिल, द फर्स्ट वन आपका जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दैट इज क्राइसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। This is the full service rating agency in the major credit rating agency in India with a market share of more than 60%. जिस कंपनी का मार्केट में शेयर more than 60% है, एक्चुअल में उस पे आपकी रेटिंग कौन करती है? क्राइसिल करती है, ठीक है। It is offering its services in financial, manufacturing, services and SME sector, ठीक है। जनरली फाइनेंशियल सेक्टर में भी ये करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये रेटिंग करती है, सर्विसेज सेक्टर में भी और एसएमई सेक्टर में भी, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। The headquarter of Crisil मुंबई में है। The major stake of Crisil was held by the world's largest trading agencies S&P. जनरली होता क्या है कि Crisil आपका एक S&P के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है, क्योंकि S&P है ना जो स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये सब बेसिस पर वर्क करती है ग्लोबली। तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्राइसिल उसके साथ अटैच होकर काम करती है, ठीक है। सो क्राइसिल पहले अपना रेटिंग्स नहीं देती, पहला S&P देता है और S&P के रेगुलेशन के साथ तब क्राइसिल अपनी रेटिंग्स रिलीज करती है, ठीक। आफ्टर दैट इज सेकंड वन इज योर केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड द रिसर्च लिमिटेड रेटिंग्स, केयर रेटिंग्स, ठीक है। सीआर जो है आपका केयर यानी CARE, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1993 में। इट इज सपोर्टेड बाय, किसके थ्रू सपोर्ट किया जाता है केयर को? दैट इज ऑफ द केनरा बैंक, यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया और IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, एंड कुछ अनदर फाइनेंशियल एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ठीक। साथ के साथ दिस इज कंसीडर्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये कंपनी है इन इंडिया में। उसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक। जो बातें आपसे पूछी जाती है ना क्लास, मैंने जनरली वो रखी है, बाकी आप लगे आपको कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देखना, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं। लार्जेस्ट इज क्राइसिल, फर्स्ट जो है आपकी वो क्राइसिल, यहाँ लिखा भी तो है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी S&P के साथ यही क्राइसिल जो है ना लार्जेस्ट है इंडिया की। गौरव, इंडिया की लार्जेस्ट क्राइसिल है, वर्ल्ड लेवल पर S&P है जिसकी कोलैबोरेशन में काम करती है, और सेकंड इज केयर, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें, दी थर्ड वन इज योर समेरा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी। क्लास मैंने ना वो रखी है, मैंने नाम बहुत सारे बताए हैं आपको, इकरा और निकरा और भी बताए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सेबी के थ्रू जिनका रेगुलेशन है ना वो मैंने जनरली यहाँ पर रखी। रेटिंग एजेंसीज हैं बहुत सारी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी समेरा, ये आपकी जनरली रेट करती है किसको? SMEs को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को।
इट इज अ जॉइंट इंटरप्राइजेज है किसके साथ, सिडबी के साथ, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डीएनबी एंड सम चीफ बैंक्स इन इंडिया। चीफ बैंक्स इन इंडिया में यहाँ पर एसबीआई भी आता है इसके साथ, समेरा के साथ, ठीक है। समेरा की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जनरली इसमें हमारे रेटिंग्स के लिए करीब 7000 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू ये रेटिंग्स देता है, ठीक है, समेरा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में। उसके बाद अगर बात करें द नेक्स्ट वन इज ओनिक्रा। ओनिक्रा इज ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, ओनिक्रा। ओनिक्रा आपका जनरली स्टार्ट हुआ था 1993 में बाय द मिस्टर सोनू मीराचंदनी, ठीक है। It investigates the data and arranges for the possible rating solution for small and medium enterprises and individual. Generally ये investigate करता है डेटा किसका, SME का, ठीक है, और इंडिविजुअल लेवल पर उन कंपनीज के। साथ के साथ ओनिक्रा का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, गुड़गांव में है, दिल्ली गुड़गांव, ठीक है। उसके साथ साथ इट हैज broad experience in performing a wide range of areas such as accounting, finance, back-end management, analytics and customer relation. It has rated more than 2500 SME. Generally ये small and medium enterprises 2500 से ज्यादा को rate करता है on the basis of accounting, finance, back-end management, analytics और customer relations पर, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें बस आपको याद रखनी। उसके साथ दी Fitch, FITCH, ये इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, बेसिकली फिच आपकी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो कि आपका वर्ल्ड क्रेडिट मार्केट को इंडिपेंडेंटली उनके क्रेडिट ओपिनियन, रिसर्च एंड डेटा के बेसिस पर जज करती है, रेट करती है। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। उसके साथ इकरा, दैट इज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इट वाज क्रिएटेड इन 1991, जो कि आपकी किसके थ्रू की गई थी, रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक के थ्रू, और जनरली किसको देखती है, एमएसएमई सेक्टर को देखती है, ठीक है। और जनरली अगर हम बात करें, इकरा ज्वाइंट होकर काम करती है मूडीज के साथ जो कि ग्लोबल लेवल पर एमएसएमई का वर्क करती है, साथ के साथ इकरा जो करती है वो इंडियन लेवल पर करती है, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है। सो ये तो आपकी बात हुई दैट इज ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, ठीक है। आफ्टर दैट क्लास अब आपको थोड़ी सी एक बात समझनी है। वैसे आज पता है क्लास में आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आया था, देखते हैं टाइम परमिट तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, वैसे मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर ऐसा हुआ कि टाइम बचता है तो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज मैं पीडीएफ शेयर करूंगा विद आंसर्स, लास्ट में आंसर्स भी दूंगा, तो आप एक बार उन क्वेश्चंस को देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस मनी मार्केट के भी रख दिए हैं मैंने इसी में, ठीक है, बाकी मैं सेपरेटली भी डिस्कस कर दूंगा, ओके। सो देखिए व्हाट इज डेरिवेटिव। क्लास बहुत सिंपल सी बात में समझिएगा, क्योंकि ये जो पैराग्राफ राइटिंग्स है ना, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई हैं और ये लैंग्वेज बेसिस पे ना आपको समझने के लिए, बाकी एग्जाम्पल पे समझोगे तो ज्यादा अच्छा है। डेरिवेटिव की अगर बात करें क्लास, यू ऑल नो दैट डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जब किसी एक चीज की वैल्यू ना किसी और की, हाँ रेणुका इट्स अ मार्केटिंग पार्ट, यस, लेकिन हम यहाँ डेरिवेटिव की अगर कैपिटल मार्केट से इससे रिलेट करती है, क्योंकि बहुत हद तक जितने भी आपके डेरिवेटिव्स है ना, वो डेरिवेटिव्स स्टॉक्स के, शेयर्स के और कमोडिटीज के, इवन करेंसीज के रिलेट करते हैं डेरिवेटिव्स के साथ, इसलिए, ठीक है। लाइक गोल्ड भी आपका एक डेरिवेटिव है ना, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट इन द कैपिटल मार्केट, और ये है, और बैंकिंग में मैंने इवन बीओबी, बैंक, एसबीआई में भी इसका क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। सो देखिएगा डेरिवेटिव क्या होता है क्लास। डेरिवेटिव का मतलब होता है जब कोई भी एक चीज किसी दूसरे उसी के सोर्स से डिटरमाइंड हो, उसकी प्राइस वैल्यू उसी पर डिपेंड करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। इसको एग्जांपल बेसिस पर अगर हम समझे तो लाइक आप ये कह सकते हो, सपोज गोल्ड एंड गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सपोज गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ता है तो ऑब्वियस है ज्वेलरी सस्ती तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में गोल्ड का प्राइस किस पे डिटरमाइन हो रहा है, गोल्ड जितना बन रहा है उस पर, साथ के साथ गोल्ड पर आप जो चीजें बनाते हो उस पे तो सर्विस चार्ज और एक्स्ट्रा लग जाता है, सर्विस चार्ज कहें या मेकिंग चार्ज कहें उसे, तो एक्स्ट्रा लगता है। सेम चीज अगर मैं इसे दूसरे बेसिस पर अगर बात करूं, आप कभी भी लाइक किसी एक जगह पर जाते हो, या फिर आपकी कोई एक कंपनी, आपकी डैडी की कंपनी है, और आपकी ना वहां पर जाने पर आपको बहुत देख रेख से रखा जाता है, आपके लिए चाय नाश्ता बहुत अच्छा लाया जाता है, तो होता क्या है, आपको ये बोल दिया गया फोन करके पहले उस कंपनी में कि हाँ भाई मेरा ना बेटे आ रहे हैं, मेरी बेटी आ रही है, तो उनका ध्यान रखना।
तो आप ये मत सोचेगा कि आपको देख रेख मिली है आपकी वजह से, आपको देख रेख किसकी वजह से मिली है, आपके डैडी की वजह से मिली है। इट मींस आप क्या हुए, आप एक डेरिवेटिव हुए। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ एक डेरिवेटिव का वर्क करते हो, लाइक आपकी अगर एक कोई कंपनी है तो डेरिवेटिव का मतलब जब कोई एक चीज जो अपने रॉ मटेरियल से डिटरमाइंड होती है उसकी प्राइस वैल्यू, और उसका प्राइस रिलाय करता हो आपका किसके, उसके रॉ मटेरियल पर, वो आपका उसका डेरिवेटिव बनता है। समझे बात क्लास, डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक, समझे क्लास डेरिवेटिव? ऐसी डेरिवेटिव बहुत सारे ले सकते हो, लाइक मिल्क को ले लो एग्जांपल, मिल्क से आपका चीज बन रहा है, कर्ड बन रहा है, ठीक है। व्हीट को ले लो, व्हीट आपका डेरिवेटिव ही तो है, व्हीट से फ्लोर बन रहा है, ये सब डेरिवेटिव में आएंगे, ठीक। सो होता क्या है डेरिवेटिव्स के थ्रू ना, एक्चुअल में हम डेरिवेटिव्स के थ्रू अगर हम बात करें तो हम जनरली डेरिवेटिव्स के थ्रू हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। डेरिवेटिव्स के थ्रू रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जनरली आपको मैंने एक वर्ड बताया था, दैट वाज हेजिंग। हेजिंग वर्ड में मैंने आपको क्या बताया था? हेजिंग वर्ड में जनरली हम अपने इन्वेस्टमेंट को, क्लास याद है आपको हेजिंग और आपका आर्बिट्रेज, हेजिंग और आर्बिट्रेज वर्ड मैंने आपको बताया था। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम कभी भी लाइक मल्टीपल सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकें, या हम ये कह सकते हैं कि कभी भी हमें डर हो कि एक चीज में अगर नुकसान होगा तो दूसरी चीज में हमें फायदा हो जाएगा, तो हेजिंग में जनरली हम देखा जाए तो वो डेरिवेटिव का एक टाइप है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव में हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। जनरली जो भी आपको होता है लॉसेस या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें कि आपको डर हो, ठीक है। सो होता क्या है देखिए, डेरिवेटिव के लिए मार्केट प्लेस में ना जनरली डेरिवेटिव के लिए रिस्क टॉलरेंस के लिए आपके कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव जो हैं वो आपके फ्यूचर्स टाइप होते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड द स्वैप्स। जनरली 4 टाइप्स के कॉमन डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि हम मार्केट वैल्यू पर यूज करते हैं, मार्केट प्लेस पर यूज करते हैं, या फिर आपको ऑप्शंस में होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड द स्वैप्स, ठीक है। सो होते क्या है देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले समझा दूं एग्जांपल बेसिस पर, फिर आप इसको थ्योरेटिकल यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है क्लास, ऑब्वियस है, सपोज मैंने ना गोल्ड खरीद रखा है बहुत सारा, और गोल्ड खरीदने के लिए ना मैंने उसे बोल दिया कि मैं इस गोल्ड को ना तब बेचूंगा एक टाइम बाद पर जब मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, या फिर मार्केट वैल्यू में जिस रेट पर आपका गोल्ड आएगा। अब सपोज करो मैंने उसे खरीदा किसमें था, 47,000 पर तोला, या पर आपका 10 ग्राम के हिसाब से खरीदा था। लेकिन अगर मैं उसको फ्यूचर में 2 साल बाद बेचने की सोचता हूँ और मैं उसको बेचता हूँ लाइक 51, जैसे अब के रेट में अगर मैं बोलूँ 51,000 के रेट में वो चल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, वहां पर मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट, वो डेरिवेटिव सेव करके रख लिया, जिससे कि उस दौरान पर मुझे क्या होगा, मैंने परचेज तो कम पे किया लेकिन मैं उसे सेल कर रहा हूँ तो उसमें ज्यादा रेट पर कर रहा हूँ, तो उस दौरान पर मेरा क्या हुआ, वहां पर मुझे लॉस नहीं होगा, वहां पर मेरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मेरी अच्छी होगी और मुझे फ्रूटफुल रहेगी, प्रॉफिट, ठीक है। सो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स किसमें कहते हैं, किसमें आते हैं, दैट इज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, ठीक। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है ना, ये भी बहुत सिंपल ही लिखी हुई है, बहुत इशू नहीं होगा आपको जब आप इन्हें पढ़ेंगे। जबकि अगर यहाँ पर वर्ड्स जो है ना, वो वर्ड्स थोड़े टिपिकल वर्ड्स लिखे हुए हैं जिससे कि आपको लगेगा कि ये क्या है, बाकी सिंपली मेरे एग्जांपल बेसिस पर समझ लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि पेपर में ना पता है क्या होगा, डेफिनेशन आ जाएगी और डेफिनेशन के बेसिस पर आपसे पूछ लेगा कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से पता चल रहा है सिंपली, अगर सपोज करो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो मैं हूं और आप में से कोई है, लाइक रेणुका है या कनिका है, कोई भी एक ले लेते हैं। अब सपोज करो कि मैंने ना कोई एक चीज खरीद रखी है, अब मैंने वो चीज खरीद रखी है और मैंने ना वो खरीद रखी है कुछ रेट के हिसाब से, सपोज करो मैंने राइस ले रखा है या मैंने गोल्ड ले रखा है, गोल्ड ही मान लेते हैं, रखा है मैंने, और उस गोल्ड को मैंने खरीदा 47,000 पर ग्राम, पर 10 ग्राम के हिसाब से था, और मैंने ना उसको ये बोला कि मैं इसको ना आगे बेचूंगा और बेचूंगा 2 साल बाद, ठीक है। और 2 साल बाद मैंने नहीं फिक्स कर लिया, एक्चुअली किसी से कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर रखा है ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं इसे तुम्हें 2 साल बाद दूंगा, और 2 साल बाद ही कितने भी दूंगा, 47,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से ही दूंगा, 1 तोला सोना आपको 47,000 का दूंगा। अब सपोज करो
कि अगर मैं 2 साल बाद उसको खरीद रहा हूं और अब के टाइम पर उसका रेट 51,000 है, तो 51,000 पे इट मींस प्राइस हाई हो रहा है, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन कर रखा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऑब्वियस है उतने टाइम पर जो मैं हूं मुझे यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन जो खरीदने वाला होगा जिसको मैं दूंगा आगे, उसको क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन अगर इन केस सपोज करो 47,000 से प्राइस कम आ जाता है, 40,000 आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो सेलर है यानी जो मैं हूं उसे क्या हो रहा है, फायदा हो जाएगा, और जो बायर है उसके क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उस दौरान पर आपका क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। समझे क्लास बात? क्लास समझ आया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सो ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके साथ साथ अभी स्वैप्स मैं बताऊंगा आपको, स्वैप्स इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन उससे पहले आप समझिएगा ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं क्लास, नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शंस। ऑप्शन ना जनरली एक टाइप का आपका इंश्योरेंस होते हैं। प्रज्ञा, हाँ, प्राइसेस आर फिक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने बोल दिया, जो बोल दिया ना, प्राइसेस फिक्स कर दिए, कितने में बेचा जाएगा। चलूं आगे, किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शंस की, तो ऑप्शन है एक टाइप की आपके, हाँ, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स आर ऑलमोस्ट सेम बट लिटिल डिफरेंस। एक्चुअली फ्यूचर में ना पता है क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ना आप ये कह सकते हो कि उस दौरान पर आपका, आपने प्राइस मेंशन नहीं किया फॉरवर्ड में ना, फ्यूचर में ना प्रीति, आपने ये बोल दिया कि मैं ये गोल्ड बेचूंगा, लेकिन मैं बेचूंगा कब, 2 साल बाद बेचूंगा, लेकिन तब वो उस मार्केट प्राइस को देखूंगा कि कितना मार्केट प्राइस है, उस हिसाब से बेचूंगा। लेकिन आपका देखा जाए फॉरवर्ड में तो आपने रेट पहले ही डिटरमाइन कर दिया। समझे प्रीति? 47,000 आपका रेट था गोल्ड का फ्यूचर में, लेकिन आपने सोचा कि मैं जब इसे बाद में 2 साल बाद बेचूंगा तो क्या प्राइस होगा, वो मैं मार्केट प्राइस पे डिसाइड करूंगा। ठीक है, मैं अभी पहले से नहीं बोल रहा कि मैं कितने पे आपको दूंगा, दैट इज योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो क्लास देखिए, ऑप्शंस में जनरली अगर मैं बात करूं, आपने कोई एक चीज खरीदी, आपने वो चीज खरीदी और उस चीज को ना आपने खरीद लिया, और सपोज करो कि मतलब यहाँ पर ना आपने वो कोई चीज खरीदी और वो खरीदी कम पैसों में, लाइक गोल्ड की बात करते हैं, आपने 47,000 रुपीज के हिसाब से गोल्ड खरीदा, लेकिन सपोज करो जब आपने आज बेचने की बात हुई तो एट प्रेजेंट ना उसके लिए आपको जो रेट मिल रहा था, मार्केट जो रेट मिल रहा था, दैट इज ऑफ 51,000। लेकिन हुआ क्या, आपने तो डिसाइड कर रखा है 47,000 में, तो उस दौरान पर आपके पास ना एक ऑप्शंस करके ना, 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं इंश्योरेंस बेसिस पर। वो टाइप्स ऑफ ऑप्शंस जो होते हैं उनको कहते हैं पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन होता क्या है, इसमें ना आपको जनरली बीच में एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है एजेंट के थ्रू, कि लाइक अगर कभी भी सेलर एंड बायर के बीच में रेट्स का डिसबैलेंस होता है, तो बीच में जो एज अ मीडिएटर एजेंट काम कर रहे होते हैं, तो वो एजेंट क्या करते हैं, इंश्योरेंस दे देते हैं, जिससे कि सेलर एंड बायर दोनों को क्या ना हो, नुकसान ना हो। कंडीशंस कैसे बनती हैं, लाइक आपका अगर मैं बात करूं सेलिंग के दौरान पर, सेलर जो था उसने खरीदा 47,000 था, बायर ने वो परचेज किया 51,000 में, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो आपका सेलर को नुकसान हो रहा था, बायर को फायदा हो रहा था। बट अगर बीच में एजेंट उसको एक ऑप्शन देता है जिसका नाम है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब कि वो एक इंश्योरेंस करा कर रखे किसके ऊपर, जितना भी उसने टोटल अपना खरीदा हुआ अमाउंट है जो गोल्ड का, उसके ऊपर, जिससे कि अगर कभी भी रेट इंक्रीज होते हैं फ्यूचर, तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो घाटे में नहीं जाएगा पुट ऑप्शन के थ्रू। पुट ऑप्शन में उसको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है उसके टोटल कमोडिटीज के ऊपर, जो भी चीजें उसने खरीद रखी है उस दौरान पर। ठीक है, सेम ऐसी ही कंडीशन में अगर सपोज करो कि सेलर 47,000 में बोल रहा था मैं दूंगा, लेकिन बायर को एट प्रेजेंट वो 45,000 में मिलता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बायर के पास प्रॉफिट लेने का वक्त है, लेकिन बायर ने अगर फिक्स कर रखा है तो बायर के पास भी एक इंश्योरेंस ऑप्शन होता है कि वो उस चीज को खरीद ले, और उस पर इंश्योरेंस का एक ऑप्शन रखते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन।
तो जनरली कॉल ऑप्शन में बायर को प्रॉफिट होता है, पुट ऑप्शन में सेलर को प्रॉफिट होता है, जब जब आपका प्राइस वैल्यूज घट और बढ़ रहे हैं, और उस कंडीशन में उनको उतना ही प्राइस मिल जाता है जितने प्राइस एट प्रेजेंट चल रहे होते हैं। ठीक है क्लास, ऑप्शंस क्या होते हैं समझ आई क्लास बात? ठीक है, ऑप्शन आपका समझ आ गया होगा आपको, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है क्लास, इनको एग्जांपल्स को बेसिस पर आपको समझ के रखिएगा तो आ जाएगा सब क्लियर। एंड दी स्वैप्स क्या होते हैं, देखिए स्वैप्स जनरली, स्वैप्स का मतलब होता है जब मैं कभी भी ना किसी एक चीज को, किसी एक चीज का एक्सचेंज किसी दूसरे चीज के साथ कर लूं, उसे मैं स्वैप्स बोलता हूँ। स्वैप्स में जनरली क्या होता है, सपोज करो मैंने कोई एक बड़ी चीज खरीद रखी है और वो मैंने किसी एक इंटरेस्ट रेट पर खरीद रखी है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट मैं डिटरमाइन करना चाहता हूँ अपनी अलग अलग चीजों के साथ और उस पर अलग अलग इंटरेस्ट के साथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बायर और एक सेलर दोनों अपना उस चीज को एक्सचेंज करके इंटरेस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, चार चीजों का इंटरेस्ट कॉमन करके और एक चीज का जो एक कॉमन इंटरेस्ट है वो करके। तो हम ये कह सकते हैं स्वैप्स में किसी भी चीज का, एक कमोडिटी का एक्सचेंज दूसरी कमोडिटी के साथ अगर किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल भी जो रखा हुआ है ना मैंने, वो इंटरेस्ट रेट का ही रखा हुआ है, बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। हाँ ऋषिका, इट्स अ काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम। जैसे हिस्टोरिकल टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था ना कि आप ये सिक्कों के बदले अनाज ले लेते थे, इस टाइप से ही आपका स्वैप्स है। ठीक है, सो दीज आर क्लियर, दीज आर क्लियर क्लास, आपको डेरिवेटिव्स क्लियर हो गए, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है आपको समझ तो आ ही गई है, और नहीं भी समझ आएंगी डेफिनेशन पढ़ने के बाद तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना था। एंड जो आपने बात की थी मुझसे कि सर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, सो मैंने क्लास यहाँ पर ऐड कर रखी है, आप इसको जब पीडीएफ आज मैं भेजूंगा आप देख लीजिएगा, मैंने इसमें सब चीजें ऐड कर दी हैं कि आपका जो आपके वो सब थे ना, टाइप्स ऑफ इश्यूज थे, टाइप्स ऑफ शेयर इश्यूज थे, अजमा क्या होता है ये मेंशन कर रखा है मैंने, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स भी कर रखे हैं जो मैंने, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, एजेंट्स का क्या प्रॉफिट, ऑप्शंस में एजेंट्स का ये प्रॉफिट होगा ना, देखो जैसे पता है दिव्यांश एलआईसी एजेंट्स होते हैं ना, तो एक्चुअल में उनका जो प्रॉफिट होता है ना वो मार्केटिंग से जुड़ा होता है दिव्यांश, उनका जो प्रॉफिट होता है दिव्यांश वो मार्केट से जुड़ा होता है एजेंट का। सेलर एंड बायर से भी इंश्योरेंस का जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है, क्योंकि जितने इंश्योरेंस वो कराएंगे उस हिसाब से उनका कुछ ना कुछ एक कहते हैं ब्रोकरेज अमाउंट होता है बीच का जो उन्हें मिलता है। ठीक है, तो क्लास देखिएगा यहाँ पे मैंने एड ऑन कर रखा है, सो आप इसको पढ़िएगा। यहाँ पर इवन मैंने ये भी आपके मेंशन कर दिए हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू। हाँ, टॉपिक वाइज ही रेणुका मैं क्वेश्चंस आज लास्ट में थोड़े से मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, ज्यादा तो नहीं रख पाया, थोड़ा सा एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ, आप देखिए जरा। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, एक बार इनको देखते हैं जितने हो सकते हैं, अभी तो 5 मिनट हैं, 5-10 मिनट में जो भी। देखिए बहुत सिंपल सिंपल सी बातें पहले डिस्कस कर ली थी जो हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, इसमें से कौन सा आपका कैपिटल मार्केट का कंपोनेंट है, यू ऑल नो दैट इज डी, यस ऑल ऑफ अबव, इक्विटी मार्केट भी, डेट मार्केट भी, डेरिवेटिव मार्केट भी। ठीक है, ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, रेगुलेशन कौन करता है कैपिटल मार्केट का, दैट इज योर सेबी। ठीक है, सी ऑप्शन। Transactions cost of the trading of financial instruments in centralized market is classified as which of the following? थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, अब इस तरीके से आपको वर्ड समझने हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज सेंट्रलाइज्ड मार्केट इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझा आपने? नो क्लास,
आंसर इज लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, आंसर इज लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन ये कह रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर कभी भी हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर नीतीश आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो सारे आपके कमर्शियल बिल, आपका इवन बॉन्ड्स, शेयर, स्टॉक्स, ये सब आपके क्या थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेंट्रलाइज्ड मार्केट में क्लासिफाइड होती है। किसके बेसिस पर? लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बेसिस पर। अगर मैं बात करता हूं तो हमें हमेशा मार्केट वैल्यू के हिसाब से लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिलेगी, तभी तो हम उसको हायर पर सेल कर पाएंगे ना। ठीक है, अगर मुझे मिली ज्यादा पे रही है तो मैं उसको ज्यादा पे तो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मार्केट प्लेस वैल्यू डिक्लाइन होती चली जाएगी। ये कहना चाह रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज द आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्राइमरी मार्केट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स विच मेड इजी टू सेल न्यूली इशूड सिक्योरिटी इज कंसीडर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, प्राइमरी मार्केट में प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स विच मेड इट इजी टू सेल न्यूली इशूड सिक्योरिटी इन कंसीडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, अगर हम प्राइमरी मार्केट में प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स लेकर आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? न्यू इश्यूज कर रहे हैं शेयर्स, तो हम क्या कर रहे हैं? मैंने ये चीज आपको बताई थी, शेयर्स कब कंपनी को लाना चाहेगी? जब उसके पास पैसे नहीं होंगे या पैसे बहुत ज्यादा होंगे। जनरली जब वो शेयर्स ला रही है तो उस केस में उसको क्या करनी है? इंक्रीज करनी है लिक्विडिटी। यस कीरत, गौरव एंड रेणुका, यस पी भारनी, सी आंसर इज राइट, इंक्रीज लिक्विडिटी। वो उतने टाइम पर क्या करता है? इंक्रीज करता है लिक्विडिटी को। क्लास आ रहा है? देखो क्वेश्चंस इस टाइप से बनेंगे आपके, आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर्स किया करो। ठीक, मनी मार्केट वेयर डेथ एंड द स्टॉक्स आर ट्रेडेड and maturity period is more than a year is classified as which of the following? वो मनी मार्केट जो आपका डेट एंड स्टॉक्स को ट्रेड करता है, मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होता है। हम सब ने पढ़ रखा है, आंसर इज यस बी, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ये तो नाम से क्लियर हो गया ना, डेट एंड स्टॉक्स कहां पर बेचे जाते हैं? कैपिटल मार्केट्स में 1 साल से ज्यादा टाइम होता है। उसके बाद विच ऑफ द, क्लास सबको समझ आ रहा है ना ऑल स्टूडेंट्स? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, सब इसे तो कोई भी बता देगा, दैट इज योर सेबी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशूज द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड? ग्लोबल ट्रेड को इश्यूज, रूल्स जो कराने होते हैं ग्लोबल ट्रेड के लिए, वो कौन करता है? यस दैट इज सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। गुड। Next question is what is cross border exchange? Yes, this is important class. Actually में मैंने नहीं बताया, बीच में देखो क्वेश्चन के थ्रू आ गया। What is cross border exchange? Cross border exchange क्या है? Yes, वैसे तो देखो आंसर इसका खुद ही दिखाई दे रहा है, the trading of the Indian rupee in exchange of the other currencies and goods. It's D. D is the right answer. What is the cross border exchange? The trading of the Indian rupee in exchange for the other currencies. Good. इसे हम क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट और बोथ? बताइए, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि दोनों को क्लासिफाई करता है, या किसी एक को भी, या तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, या दोनों को? यस क्लास, क्लियर हो गया है आप सबको? BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इकोनॉमिक सेक्शन में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको मैं सबसे लास्ट में ही लूंगा, BOP। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा, द मनी मार्केट इज, मनी मार्केट आपकी क्या है? मनी मार्केट इज, yes, the C, the trade in the short term debt. Yes, the capital market encompasses the trade in. कैपिटल मार्केट किसका ट्रेड करती है? Yes, it's C, both stocks and bonds. Clear?
Which of the following is our instruments of money market? Yes, it's E, all of the above. ठीक है. So class इसमें ऐसे ही मैंने अराउंड टोटल 20-21 क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज इनको देखिएगा. अगर नहीं आएगा समझ तो मेरे से पूछिएगा, मैं लास्ट में ऑप्शंस ऐड. ठीक है. सो आज ही आपका टॉपिक खत्म होता है. दिस इज फॉर ऑल टुडे क्लास. थैंक यू सो मच. ठीक. कीरत वर्धान, टाइम, व्हाट यू वांट टू से टाइम? एक्चुअली आपके आगे क्लास है ना अभी, मैं और टाइम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता. आपकी क्लास भी है. ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और हाँ, एक चीज और, अब नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस विद यू एनपीए. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मैं नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट डिस्कस करूंगा, एनपीए. सो प्लीज थोड़ा सा उसके लिए रीड आउट करके रखिएगा. ठीक है क्लास. थैंक यू सो मच. पढ़िए. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.